हेलो। नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम मुग़ल साम्राज्य पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि किस प्रकार से कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि मुग़ल भारत के अंदर अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुए। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से मुग़ल जो है भारत में आ पाए। कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने मुग़लों को भारत के अंदर आने को लिए इनवाइट किया। उन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। यहाँ पर जाने मुग़ल साम्राज्य का शासनकाल। तो साम्राज्य की बात करें तो 1526 से लेकर के 1857 तक मुग़लों का शासनकाल रहा। संस्थापक की बात करें तो ये यहाँ पर ही आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका बाबर। मुग़ल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर था, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 रहा। जी हाँ, ये मुग़ल वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। वहीं पर यदि इनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें तो इन्होंने जब सत्ता को संभाला था तो उस समय मुग़ल वंश कहाँ के थे, ये अफ़गान के रहने वाले थे। यहाँ पर इनको इनवाइट किया गया था, उस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, इसका शासन चल रहा था और भारत के अंदर राजनीतिक जो उठापटक थी वो चल रही थी, यानी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। इसी समय मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। ये इनवाइट करते हैं बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। वहीं पर एक पंजाब के शासक की बात करें, दौलत खां लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के परिवार से ही संबंध रखने वाले सदस्य थे, उन्होंने भी इनको इनवाइट किया था। और संयोग की बात आप देखेंगे आगे कि राणा सांगा को अगले ही वर्ष 1527 खानवा के युद्ध में इसी शासक को जिसने इन्हें इनवाइट किया उससे हार चखनी पड़ी थी, हार का मुंह देखना पड़ा था। ये ऐसे भारत के अंदर ऐसे लोग हुए जिन्होंने विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वहीं पर यदि हम बात करें बाबर के शासनकाल के और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के, तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 के बीच रहा। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान, कौन सा जगह है, अंदीजान नामक शहर में हुआ था। ये शहर आज उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है। वहीं पर यदि हम बात करें बाबर के पिता की, तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। ये फरगना के एक छोटे से राज्य के शासक हुआ करते थे। तो जब इनके पिता की डेथ हुई तो ये 8 जून और 1494 को फरगना के गद्दी पर बैठते हैं, यानी 11 वर्ष की अल्पायु में गद्दी पर बैठ जाते हैं। 1507 के अंदर देखिए, 1507 के अंदर ये एक उपाधि धारण करते हैं बादशाह की। बादशाह की उपाधि ये पहले पादशाह के नाम से ली गई थी। पादशाह जो कि तुर्की के खलीफा होते थे, उनसे ये पदवी ली जाती थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं धारण किया था। ये पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, बाबर ने। इनके द्वारा लड़े गए यदि प्रमुख युद्ध की बात करें तो 1526 के अंदर इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जो कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। उसके ठीक एक साल बाद इनको इनवाइट करने वाले राणा सांगा, इनके खिलाफ युद्ध होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध मैदनी राय के साथ 29 मार्च 1528 को, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, भारत पर अटैक करने के बाद, यानी भारत लोधी वंश को ख़त्म करने के बाद, हर वर्ष इन्होंने अपनी जड़ों को पक्का करने के लिए, भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य स्थापित करने के लिए, इन्होंने जो ये 1527 का युद्ध था, खानवा का युद्ध, इन्होंने इसमें जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा। और यहीं पर इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के अंदर, क्योंकि इनके साथ जो सहयोगी थे उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। तो आप किस प्रकार से इन्होंने कूटनीति के चाल से जिन्होंने इनवाइट किया उन्हीं को इन्होंने हराया। इस प्रकार से इन्होंने भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने, यानी कि ये बात जो हम बता रहे थे, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। वहीं पर यदि हम बाबर के वंशों की बात करें, वंशावली की बात करें, तो बाबर के 4 पुत्र थे।
हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इन सभी में यदि सफल देखा जाए, इनमें सभी से योग्य की बात करें तो योग्य पुत्र था इनका हुमायूं। जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठता है, ये बदखसा का शासक हुआ करता था। 23 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठता है, बदखसा का शासक था। 48 वर्ष की आयु में जब बाबर की मृत्यु होती है 1530 में आगरा के अंदर बाबर की मृत्यु होती है, तो पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, बाद में इसको ले जाकर काबुल में दफन किया गया था। बाबरा कहाँ पर? काबुल के अंदर। और बाबर को जो मुवैयान नामक पद्य शैली है उसका जनक माना जाता है बाबर को, यानी मुवैयान नामक जो शैली थी पद्य शैली, उसका जनक माना जाता है बाबर को। 30 जनवरी 1528 को इनकी जो है राणा सांगा को जो मार दिया जाता है, कहाँ? जो खानवा का युद्ध हो रहा है। खानवा के युद्ध में नहीं मारा गया था। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि खानवा के युद्ध के अंदर ये आपका जो राणा सांगा नहीं मारा जाता है, राणा के सहयोगी जो थे, सैनिक जो थे, वो घबरा जाते हैं मुगलों से, और राणा सांगा को पता था कि राणा सांगा ठीक होने पर युद्ध लड़ेंगे। उनके खाने में राणा सांगा को क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है, और इस प्रकार से राणा सांगा समाप्त हो जाते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हुमायूं की जो बाबर जो था, बाबर के 4 पुत्र थे, और बाबर जीते जी ये चाहता था कि उनका जो साम्राज्य है वो उनके पुत्रों में बराबर बांट दिया जाए। तो उस सब पर ये हुमायूं का जो शासन चलता है, इसमें देखते हैं हुमायूं के शासन की बात करें तो ये 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? यानी 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। और वहीं पर बात करें तारीख क्या थी, तो 29 दिसंबर 1530 था जब गद्दी पर बैठता है। इनका विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ था। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करूँगा आपको के साथ। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर, जिससे कि बाद में अकबर का जन्म होता है। तो हम बात कर रहे थे बाबर की इच्छा क्या थी? बाबर की इच्छा थी कि वो अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने औलाद के अंदर, अपने हुमायूं अपने भाइयों में कर देता है अपने पिता की इच्छा अनुसार। क्या क्या किस किस को दिया गया था यहाँ पर देखें। कामरान को काबुल दिया गया था, कंधार मिर्जा अस्करी को दिया गया था, संभल मिर्जा हिंदाल को, अलवर जो है और मेवाड़, ये जागीरें आपके हिंदाल को सौंप दी गई थी चारों पुत्रों के अंदर। और हुमायूं खुद यहाँ का शासक रह गया था। वहीं पर यदि बात करें हम, एक इनका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, वहाँ का शासक बना दिया गया था हुमायूं ने, जहाँ के गवर्नर खुद हुआ करते थे बदखशा के। तो ये हुमायूं का, यदि हुमायूं के शासनकाल की बात करें 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, 1530 से 1540 और 1555 से लेकर के 56 के दौरान। ये यहाँ पर ये आपका 55 रहेगा, 1555 से 56, यानी 15 साल का निर्वासित जीवन जीते हैं। शासनकाल में शेरशाह, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। शेरशाह, तो इन्होंने किस प्रकार से इनको हराया था। देखिए बात है 1539 की, 30 के अंदर शासक बनता है। 1539 में चौसा की लड़ाई लड़ी जाती है। युद्ध होता है 25 जून 1539, चौसा का युद्ध। इसमें शेर खान, जिसको कि हुमायूं कहा जाता है, ये इनको हरा देते हैं। और उसके ठीक 1 साल बाद कन्नौज की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको कि बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था, 17 मई 1540 को। इसमें जो 1540 वाला जो कन्नौज का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, इसमें हुमायूं भाग जाने को विवश हो जाता है, ईरान भाग जाता है। हुमायूं की आत्मकथा का नाम था हुमायूंनामा, जो कि इसकी चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और यहीं पर जब हुमायूं वापस ईरान के जो शाह था उसकी मदद से 1555 के अंदर एक युद्ध लड़ता है, जिसको कि आप नाम दे सकते हैं। इसका युद्ध का नाम ये यदि हम जानें, नाम तो था दिमाग से आउट हो गया है थोड़ा सा। तो उस युद्ध में क्या होता है कि 1555 का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में ये जीत जाते हैं और दिल्ली की गद्दी पर एक बार पुनः अपना कब्जा कर लेते हैं, जिसको कि सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। सरहिंद के युद्ध में दोबारा से गद्दी पर आते हैं। लेकिन 1556 में शेरमंडल नामक पुस्तकालय था, यहाँ की सीढ़ियों से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। और इसके बारे में
जो इतिहासकार हैं लिनपुल महोदय, वो लिखते हैं कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इनके जीवन का अंत हो गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है इनके बारे में बताया जाता है। वहीं पर यदि हम बात करें सम्राट अकबर के, हुमायूं की मृत्यु के बाद सम्राट अकबर जो गद्दी पर बैठते हैं 1556 से 1605 इनका शासनकाल रहता है। अकबर का जन्म 1542 के अंदर अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, जहाँ के राजा वीरशाल हुआ करते थे, उनके महल में इनका जन्म हुआ था। अकबर कम उम्र में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर अकबर का नाम लिया जाता है। सच्चाई ये है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के बिहाफ पर बैरम खान ने लड़ा था हेमू के साथ। इसमें हेमू पराजित हो जाता है और जो है अकबर का शासनकाल शुरू हो जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत से हिंदू जो शासक थे, हिंदू जो पंडित थे, उनको आश्रय दिया हुआ था। यहीं पर अकबर ने 1582 में क्या क्या दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म चलाया, इसकी स्थापना की थी। विभिन्न धर्मों के जो प्रमुख धर्म गुरु थे उनको बुलाकर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर इस पे चर्चा करवाई गई थी और प्रमुख बातों को इकट्ठा करके दीन-ए-इलाही धर्म चलाया गया था। वहीं पर यदि हम अकबर द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत इन्होंने कब किया था? यहाँ पर यदि बात करें दास प्रथा की तो ये 1562 में किया था इन्होंने। तीर्थ यात्रा जो कर था उसको समाप्त किया था 1563 के अंदर। हरम दल को मुक्ति दल के रूप में दिया था 1562 में। जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था 1564 के अंदर। ये महत्वपूर्ण कार्य थे। दीन-ए-इलाही की 1582 में स्थापना हुई थी। इलाही संवत जो है ये भी उसी दौरान इनके द्वारा चलाया गया था। दीन-ए-इलाही की जो संवत की शुरुआत है 1583 के अंदर, 1583 के अंदर दीन-ए-इलाही वो इन्होंने संवत चला दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इनसे संबंधित। अब आगे देख लेते हैं अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया गया था। दोस्तों बात करें अकबर का समय बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा था। उसी समय अकबर गुजरात विजय करते हैं और इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया था आपका बुलंद दरवाजे का, जो कि फतेहपुर सीकरी के अंदर है। अबुल फजल ने अकबर की एक जीवनी लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। ये उनकी मृत्यु के बाद 1605 में किया गया था और इनकी मृत्यु के बाद इनका अगर जो कब्र की बात की जाए या इनका जो मकबरा है वो सिकंदरा के अंदर दफनाया गया था इनकी मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद अकबर को। ये अकबर महान क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने बहुत से राजाओं को जीतने के बाद भी राज करने के लिए, जिनमें कि राजस्थान के शासक काफ़ी शामिल थे। वहीं पर यदि हम बात करें न्यायप्रिय सम्राट जहांगीर की तो अकबर के पुत्र थे जहांगीर, जिनका बचपन का नाम था सलीम। 1605 में ये अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं। जहांगीर के शासनकाल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि 4 यूरोपीय भारतीय आते हैं। एक थे सर हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रॉ और एडवर्ड टेरी। ये 4 शासक जो विदेशी यात्री हैं ये यहाँ पर आते हैं। वहीं पर यदि बात करें जहांगीर के विवाह की तो मेहरुनिसा, जो कि बाद में इतिहास में नूरजहां के नाम से परिचित हुई, इनका शासन के ऊपर जो काफ़ी बोलबाला रहता था। जहांगीर के समय की बात करें तो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल, इसके समय में कौन से महत्वपूर्ण थे चित्रकार? अबुल हसन। ये अबुल हसन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जहांगीर का जो प्रमुख चित्रकार था उसका नाम क्या था। तो इसमें आपके अकबर और इनके नाम मिला दिए जाते हैं और अबुल हसन जो है ये इसके प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। ये यहाँ पर आपके मेहरुनिसा की जो फोटो दी हुई है नूरजहां की, जो कि शासनकाल पर। अब हम बात करते हैं भवन निर्माता सम्राट कौन थे? शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में गद्दी पर बैठते हैं शाहजहां। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो था, जो कि इतिहास में मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई और इनकी प्रेम कहानी के रूप में आप ताजमहल को देख पाते हैं। इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्थापत्य कला का? स्थापत्य कला कब होती है?
जब अलग अलग बहुत से भवनों का निर्माण किया जाता है उस काल को श्रवण स्थापत्य बोला जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी इमारतें बनवाई थी उनके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली का किला, दिल्ली का जो लाल किला है वो बनवाया। ताजमहल, ताजमहल के कलाकार से पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, ये थे आपके अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन जिसके कलाकार थे आपके बादल खां। और दिल्ली की जामा मस्जिद, ये महत्वपूर्ण मस्जिद हैं जो आज भी जो मुस्लिम समुदाय के लिए जो एक कला का केंद्र बने हुए हैं, गर्व का केंद्र बने हुए हैं, ये थे महत्वपूर्ण, इसलिए इसको बोला गया था स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। उत्तराधिकारी बनने के लिए अब जब ये अपने अंतिम पड़ाव पर थे शाहजहां, तो उस समय उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध छिड़ जाता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। बात है 1658 की, धर्मट का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब विजयी होते हैं। शाहजहां को यहाँ पर औरंगजेब बंदी बना लेते हैं और आगरा के बंदी गृह में इनको बंद कर देते हैं, जहाँ पर 4 साल बाद यानी 74 वर्ष की आयु में इनकी जो है मौत हो जाती है शाहजहां के इस जेल के अंदर, आगरा के बंदी गृह के अंदर ही। तो इस प्रकार से शाहजहां का जो भवन निर्माता थे उनका जीवन का अंत होता है। यहाँ पर यदि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह की बात करें तो ये थे औरंगजेब। औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को दरबार के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू जो नौकरी किया करते थे, हिंदू दरबार में लोग रहते थे। औरंगजेब ने शाहजहां को जब बंदी बनाया था तो शवम को इन्होंने बादशाह घोषित कर दिया था। तो पूछा जाता है कब किया था, 1658 के अंदर। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर थे उनकी बात करें तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर, ये प्रमुख मंदिर थे जो कि इनकी जो घृणा थी, नफरत का शिकार हुए थे। औरंगजेब पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक रहा। लोग इसे आलमगीर के नाम से जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। औरंगजेब ऐसा शासक था जिन्होंने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। ये जजिया कर देखिए, हमने जाना था कि 1579 के बीच यानी 1562 के अंदर इन्होंने अकबर ने हरम दल की स्थापना की थी। 1563 में जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन इन्होंने 1689 के अंदर ये कर पुनः लागू कर दिया था और इनके द्वारा पुनः लागू किया। ये किन पे लिया जाता था? गैर ब्राह्मण, जो गैर मुस्लिम थे, ब्राह्मण लोग थे, उनसे लिया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। देखिए, जजिया कर लगने के बावजूद हिंदू शासक सबसे ज़्यादा थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और इन्हें खुलदाबाद, जो कि अब रोजा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनको दफनाया गया था। इन्होंने एक बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद के अंदर, जो कि नकल करना चाहते थे अपने पिता शाहजहां ने जो मुमताज़ के महल में जो ताजमहल बनवाया था उसके नकल करना चाहते थे। इसलिए जो औरंगाबाद का किला है, महल है, उसको ताजमहल के जो फूहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था मुगलों से संबंधित महत्वपूर्ण शासन, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।